फिर स्टूडेंट्स वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था, फोटोसिंथेसिस की इंट्रोडक्शन में मैंने बात की थी कि इस प्रोसेस में जो लाइट की अहमियत है, जो इसका नाम है फोटोसिंथेसिस, इसमें जो लाइट की अहमियत है वो ये है कि लाइट एनर्जी की मदद से एटीपी और NADPH प्लस H पॉजिटिव बनाया जाता है। एटीपी यानी एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो एटीपी किससे बनता है? वो एटीपी बनता है एडीपी से। एडीपी की जब फास्फोराइलेशन होती है, यानी इस पे जब और एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है, तब बनता है एटीपी। तो ये जो और एक फॉस्फेट इस पे ऐड हुआ है एडीपी पे, और फिर एटीपी बना है, दिस एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। और क्योंकि ये लाइट की मदद से बन रहा है, इसलिए इसे फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो जो हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस की दो फेजेस हैं, पूरी जो प्रोसेस है उसको हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, लाइट रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन। कभी कभी हम लाइट रिएक्शन को सिंपली फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन का मकसद जो है वो यही होता है कि एटीपी बने और NADPH, जिनको हम इकट्ठे एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। अच्छा, लाइट रिएक्शन में आपने स्टार्ट में देखा था कि जो वाटर है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ऑक्सीडेशन कैसे होती है? फोटान्स के पड़ने से। जब क्लोरोफिल की मदद से, जब क्लोरोफिल या बाकी पिगमेंट जो हैं लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, वो वाटर पे पड़ती हैं। थैलाकोइड ल्यूमन में जो वाटर होता है उस पे पड़ती है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स के नज़दीक। उस वाटर पे जब लाइट पड़ती है, फोटान्स पड़ते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उससे प्रोटॉन्स निकलते हैं, उससे ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उससे निकले हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फिर यूज़ होते हैं एटीपी बनाने में। तो इसीलिए हम कभी कभी लाइट रिएक्शन को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एक्चुअली ये मसला ये है कि पहले लाइट रिएक्शन होती है, फिर जो है एटीपी बनता है। तो ये सारी प्रोसेस हैं, ये थाइलाकोइड्स में होती हैं। थाइलाकोइड ल्यूमिन थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है, लेकिन ज़्यादातर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये लाइट का पड़ना, वाटर का ब्रेक डाउन हो जाना, स्प्लिट होना, उससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकलना, ये सारा जो है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन और ल्यूमिन पे होता है। हालांकि एंड में जो है एटीपी जब बनते हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं इनटू स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो कि हमने क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर में देखा कि उसके जो अंदर जो है इनर और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो रीजन है वहाँ पे स्ट्रोमा है, यानी मैट्रिक्स क्लोरोप्लास्ट का एक्वस जो रीजन है, उसी स्ट्रोमा में थाइलाकोइड्स हैं। तो थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन पे ये लाइट रिएक्शन होती है, और फोटोफॉस्फोराइलेशन भी मेम्ब्रेन पे ही होती है, लेकिन फिर एटीपी बन के बाहर स्ट्रोमा में आ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रोमा में फिर डायरेक्ट रिएक्शन होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना है, और इसलिए जो है एटीपी स्ट्रोमा में ही पहुंच जाते हैं। जो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जिसमें एटीपी बनता है लेकिन साथ साथ NADPH भी बनता है, और इस एटीपी और NADPH को फिर हम इकट्ठे एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये दो तरीक़ों से होती है। जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें ये दो तरीक़ों से होती है। एक तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें नॉन साइक्लिक में एटीपी के अलावा NADPH प्लस H पॉजिटिव भी बनता है। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, इसमें एटीपी के अलावा इसमें न सिर्फ फास्फोराइलेशन होती है, बल्कि इसमें रिड्यूसिंग पावर NADPH भी बनता है नॉन साइक्लिक में। इसके बाद जब हम साइक्लिक देखेंगे वहाँ पे सिर्फ एटीपी बनता है। ठीक है, तो ये होता कैसे है? देखिए, जब लाइट वाटर पे पड़ती है, कहाँ? थाइलाकोइड ल्यूमेन में। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन की जब हमने बात की थी, ये अगर हम एक थाइलाकोइड मानते हैं, ये जो बाकी रीजन है ये अगर स्ट्रोमा है, तो इसमें ये हम एक थाइलाकोइड की बात करें। ये इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, बहुत सारे थाइलाकोइड्स होते हैं स्ट्रोमा में, हम एक थाइलाकोइड की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे स्ट्रोमा है यहाँ, और स्ट्रोमा में ये एक थाइलाकोइड है, और ये इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वैसा है जैसा क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन का होता है, बिल्कुल वैसे इसका कंपोजिशन, और अंदर जो है इस थाइलाकोइड की ल्यूमेन है। तो जब हम पिगमेंट और
पिगमेंट सिस्टम्स पढ़ रहे थे, हमने देखा था वो पिगमेंट सिस्टम जो हैं इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं। पिगमेंट सिस्टम जो है वो इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, इसके अलावा एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ठीक, या जो कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स होता है, कोएंजाइम ए, कोएंजाइम क्यू, वो सारे जो हैं इसी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं। साथ ही में और एक चीज़ जो आपको थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ लेकिन अंदर की तरफ मिलेगी वो है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये मान लीजिए आप यहाँ पे जो मैंने ब्लैक से दिखाया है, तो ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हैं, यही पे फोटोसिंथेसिस का पहला सेटअप होता है। जो लाइट रिएक्शन का, खुद लाइट रिएक्शन का जो पहला सेटअप है, अगर हम दो फेजेस कहें लाइट और डार्क फेज, तो लाइट रिएक्शन फेज का जो पहला सेटअप है, इनिशिएशन है, वो इसी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में होता है। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? ये है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ। ये कुछ प्रोटीन का बना है, इसमें मैंगनीज आयनस हैं, इसमें क्लोरीन आयनस हैं, वो सारे जो है मिलके, और इसमें आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं, वो सब मिलके ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्यों, इसका नाम क्यों है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि जब हम लाइट रिएक्शन डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि इसमें वाटर स्प्लिट हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, प्रोटॉन्स निकलते हैं, लेकिन साथ में इसमें ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है। इसी पे इसका नाम पड़ा है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, जब वाटर पे सफिशेंट एनर्जी के फोटानस पड़ते हैं, तो उन फोटानस से वाटर स्प्लिट हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, प्रोटॉन्स निकलते हैं, और ये सारा होता है मैंगनीज क्लोरीन की प्रेजेंस में, उनकी मदद से। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन रिडक्शन प्रोसेस है, ये क्लोरीन और मैंगनीज आयन जो है वो फैसिलिटेट कराते हैं। तो जब वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है इस प्रोसेस में, तो वाटर जब ब्रेक डाउन हो जाता है थाइलाकोइड ल्यूमेन में, बिल्कुल मेम्ब्रेन के साथ, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, इससे प्रोटॉन्स निकले हैं, और इसमें जो है O2 रिलीज़ हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज़ होता है इसमें। जो ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, इनको हमें क्या करना है? प्रोटॉन्स कहाँ पे निकला है ये सब? हालांकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ है, लेकिन अंदर की तरफ, इसलिए यहाँ पे जो ये प्रोटॉन्स निकलते हैं वो ल्यूमेन में पड़ जाते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन जो यहाँ पे बने हैं वो ल्यूमेन में पड़ जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे जो ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, जो ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, इस पर कहीं कहीं पे जो है क्विनोन कॉम्प्लेक्स हैं या कोएंजाइम ए कॉम्प्लेक्स हैं। वो कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, वो कुछ प्रोटॉन्स को बाहर से उठा के, स्ट्रोमा से उठा के अंदर डालते हैं। ठीक है, एक तो वाटर के ब्रेकडाउन से प्रोटॉन्स बन रहे हैं, और कहीं कहीं जगहों पे आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं, प्रोटीन और उनके कोफैक्टर जो हैं, कोएंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो लगे हुए हैं, और वो बाहर से प्रोटॉन्स उठा के अंदर ल्यूमेन में डालते हैं। उससे क्या होता है, ल्यूमेन में कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ती है। ठीक है, ल्यूमेन में कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस आउटसाइड स्ट्रोमा। सो ल्यूमेन में अगर हम इस वक्त बात करें तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि वाटर स्प्लिट हो रहा है, उससे प्रोटॉन निकल रहे हैं, वो ल्यूमेन में पड़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि बाहर से भी कुछ प्रोटॉन उठा के अंदर डाल दिए गए हैं। ठीक, अब जब ल्यूमेन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो जैसे कि हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि जो पेसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जब मेम्ब्रेन की एक साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो किसी आयन की, किसी एलिमेंट की, किसी भी सब्सटेंस की, तो वो दूसरी तरफ जाना चाहेगा अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन मसला ये है कि इस ल्यूमेन में बाहर निकलने के लिए कुछ चैनल्स नहीं लगी हुई हैं, कि प्रोटॉन्स अंदर ज़्यादा हैं तो वो खुद ऑटोमेटिकली चैनल्स या पोर्स से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा कुछ अवेलेबिलिटी इस मेम्ब्रेन में नहीं है। हाँ, वो कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्विनोन के कॉम्प्लेक्सेस या प्लास्टोक्विनोन के कॉम्प्लेक्सेस, वो बाहर से प्रोटॉन्स उठा के अंदर डालते हैं, लेकिन अंदर से बाहर जाने की कोई चैनल, कोई जो है कोई ट्रांसपोर्टर नहीं लगा हुआ है, एक्सेप्ट वन कॉल्ड ATP कॉम्प्लेक्स। ATP कॉम्प्लेक्स एक
एटीपी कॉम्प्लेक्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें स्टॉक लगा हुआ है, एक टनल लाइक स्टॉक है, वो स्टॉक इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में लगा हुआ है, और फिर वी लाइक ओपनिंग है इसकी, वी लाइक जो है हेड है वो बाहर मैट्रिक्स की तरफ है। सिर्फ जो है इस एटीपेज के थ्रू प्रोटॉन्स बाहर निकल सकते हैं, यानी प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन अंदर बहुत है, वो निकलना चाहते हैं बाहर नहीं, क्योंकि अलोंग द कंसंट्रेशन को बाहर निकलना है। अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है प्रोटॉन की, बाहर कम है। मैंने बाहर जो है छोटा एज बनाया है, उसका मतलब नहीं है कि छोटा प्रोटॉन, इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन बाहर कम है। तो ये प्रोटॉन्स बाहर निकलना चाहेंगे और निकल सकते हैं पैसिवली विदाउट यूजिंग एनर्जी। लेकिन ये है कि इनके लिए ऐसे ट्रांसपोर्टर्स नहीं है एक्सेप्ट वन कॉल्ड एटीपेज कॉम्प्लेक्स या एटीपेज सिंथेज। ये जो यहाँ पे लगा हुआ है एटीपेज, तो इससे ये बाहर निकल सकते हैं और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चल रहे हैं, तो इसमें एनर्जी लगेगी नहीं, बल्कि जब ये प्रोटॉन इससे गुजरेंगे ये एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे इसको एटीपी कॉम्प्लेक्स के हेड को, वो घूमेगा वी लाइक जैसे घूमता है वो घूमेगा, और उस दौरान जो है वो एडीपी पे ऐड करेगा फॉस्फेट। मैं फिर से रिपीट करूँ, इस प्रोसेस में क्योंकि यहाँ से एनर्जी नहीं लग रही है बल्कि वहीं से एनर्जी निकल रही है, ये प्रोटॉन्स आप मान लीजिए इस मशीन के लिए फ्यूल साबित हो जाते हैं। इससे जब ये गुजरते हैं तो ये एक्ट करते हैं इसके लिए फ्यूल, एनर्जी इसके लिए एक्ट करते हैं। तो इन प्रोटॉन्स के यहाँ से गुजर जाने से इसका जो हेड है वो एक्टिव हो जाता है, वो घूमता है, और उसके घूमने से वो एडीपी पे ऐड करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इस तरह एटीपी बन जाता है। ठीक है, इसे हम फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो चाहे साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, एंड में होता यही है कि प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और वो अब बाहर निकलना चाहते हैं, एटीपी कॉम्प्लेक्स के थ्रू निकलते हैं, उससे एटीपीज की मूवमेंट होती है, वो एक्टिव बन जाता है और एटीपी बन जाते हैं। एडीपी पे यानी इनऑर्गेनिक, यहाँ पे आप देखिए एडीपी जो है, जब इससे प्रोटॉन्स निकलते हैं तो एडीपी जो है, एडीपी पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है और हमें एटीपी मिलता है। ठीक है, इसको हम फास्फोराइलेशन कहते हैं। अब ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक है, पहले हम नॉन साइक्लिक देखें। देखिए नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन की जब हम बात करेंगे तो जो प्रोटॉन, मैंने पहले बात की कि वाटर जब ब्रेक डाउन होता है वहाँ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ऑक्सीजन का मैंने बताया कि वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, प्रोटॉन्स का मैंने बताया कि वो ल्यूमिन में रहते हैं और फिर एटीपी से निकल जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो इस वाटर के स्प्लिट होने से इलेक्ट्रॉन निकले वो कहाँ जाते हैं? एक्चुअली क्योंकि लाइट न सिर्फ वाटर पे पड़ी है, ये जो लाइट पड़ी है वो न सिर्फ वाटर पे पड़ी है बल्कि वो इसके साथ साथ जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, फोटो सिस्टम सेकंड है, उन पे भी पड़ी है। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकंड का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो बाहर एक एंटेना है, उसमें कैरोटिनॉइड्स हैं, यानी कैरोटीनेज, जेंथोफिल्स हैं, क्लोरोफिल ए के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल बी के कुछ फॉर्म्स हैं, तो वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको आईसी वेवलेंथ में ट्रांसफ़र करके कंसंट्रेट करते हैं टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर पे लगा हुआ है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए 680, क्योंकि हम फोटो सिस्टम सेकंड की बात कर रहे हैं, फोटो सिस्टम सेकंड। तो फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए 680 डाइमर्स है। अच्छा, जब लाइट पड़ी है वाटर पे वो स्प्लिट हुआ है, लेकिन लाइट जो है लाइट पड़ी होगी इस फोटो सिस्टम सेकंड पे भी, इसके क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स पे भी, या जो लाइट एंटीना पे पड़ी है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम पे पड़ी है, वहाँ से भी लाइट ट्रांसफ़र होकर रिएक्शन सेंटर पे पड़ी होगी। इन फोटॉन्स के पड़ने से क्लोरोफिल ए एक्साइट हो जाता है। एक्साइट का मतलब ये है कि क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन्स भाग जाते हैं। ये अगर क्लोरोफिल ए है अपनी नॉर्मल फॉर्म में तो इससे इलेक्ट्रॉन्स भाग जाते हैं, हम इसको क्लोरोफिल ए एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं। एस्ट्रिक मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड क्यों? क्योंकि इस पर फोटॉन पड़ा है और इससे इलेक्ट्रॉन भाग गया है, फोटॉन ने इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया है। ठीक है, किससे? फोटो सिस्टम सेकंड की क्लोरोफिल ए से। एज ए रिजल्ट फोटो सिस्टम सेकंड एक्साइट हो जाता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेस है। लेकिन जो पानी वाटर के स्प्लिट होने से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन ये क्लोरोफिल ए ले जाता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो वो ये क्लोरोफिल ए ले जाता है। लेकिन क्लोरोफिल ए के बाद
इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम्स लगे हुए हैं, ठीक है, एजेंट्स लगे हुए हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्लोरोफिल ए से ज़्यादा है। तो क्लोरोफिल ए ने इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन साथ ही में वहाँ पे प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोक्विनोन की ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो वो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल ए के पास हैं वो उसके बाद प्लास्टोक्विनोन के पास चले जाते हैं, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन, ये जो प्लास्टोक्विनोन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं क्लोरोफिल ए से। क्लोरोफिल ए ने कहाँ से लिए थे? वाटर से। तो क्लोरोफिल ए से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो गए हैं प्लास्टोक्विनोन की तरफ। प्लास्टोक्विनोन साथ में बाहर से, जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था कि कहीं कहीं पे इस मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं जो बाहर से प्रोटॉन्स उठाएंगे। तो ये प्लास्टोक्विनोन बाहर से प्रोटॉन्स उठाता है, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और इसको प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस्ड फार्म बनेगा, हाइड्रोप्लास्टोक्विनोन, ठीक है। ये जो पी क्यू हमें लिखा था यहाँ पे, अब हमने पी क्यू H2 लिखा है क्योंकि इसने बाहर से प्रोटॉन्स उठाए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, यानी इसको हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ये बना है प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस्ड फार्म। ये प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस्ड फार्म के साथ ही लगा है और एक कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F। F कॉम्प्लेक्स, जिसका जो रिडक्शन टेंडेंसी जो है वो प्लास्टोक्विनोन से ज़्यादा है, यानी इसको ज़्यादा टेंडेंसी है टू गेट इलेक्ट्रॉन्स, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। एज ए रिजल्ट जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए हैं, ये प्लास्टोक्विनोन वापस प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस्ड फार्म जो है वापस प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रोटॉन्स ये अंदर की तरफ छोड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को देगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अब साइटोक्रोम B6। अभी तक क्या हुआ है? अभी तक ये हुआ है कि एक तो वाटर में प्रोटॉन्स बने हैं वो इस ल्यूमन में, एक तो यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन सिस्टम ने बाहर से प्रोटॉन्स उठा के फिर फाइनली अंदर की तरफ डाले हैं। तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है, लेकिन कोई यहाँ पे सिस्टम ऐसा नहीं लगा हुआ है कि ये बाहर भाग जाए ये प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल ए से प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास पहुँचे, वहाँ से फिर वो प्लास्टोसाइनोन को जाते हैं, प्लास्टोसाइनोन ऑक्सीडाइज स्टेट को जाते हैं, उसको प्लास्टोसाइनोन रिड्यूसर बनता है, जैसे हमने यहाँ दिखाया, हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। प्लास्टोसाइनोन रिड्यूसर बन जाता है, प्लास्टोसाइनोन से वो फोटो सिस्टम फर्स्ट को जाते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट को क्यों? क्योंकि जिस तरह वाटर पे लाइट पड़ी है, जिस तरह फोटो सिस्टम सेकंड पे लाइट पड़ी थी और क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन्स भाग गए थे, उनको इजेक्ट किया गया था, उसी तरह लाइट फोटो सिस्टम फर्स्ट पे भी पड़ी होगी। वहाँ पे क्लोरोफिल ए 700 है, तो जो अप्रोप्रिएट वेवलेंथ्स हैं वो पड़ी होंगी, या एंटेना से, जैसे कि मैंने फोटो सिस्टम सेकंड के लिए दिखाया, उसी तरह हम फोटो सिस्टम फर्स्ट में भी बोल सकते हैं कि जो लाइट पड़ी होगी क्लोरोफिल ए 700 पे, फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल ए 700 है, या जो उसके एंटेना पे लाइट पड़ी होगी वहाँ से वो कन्वर्ट की जाएगी 700 वेवलेंथ में, नैनोमीटर। तो ये कंसनट्रेट की जाएगी टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे इन फोटॉन्स की मदद से, इन हाई एनर्जी फोटॉन्स की मदद से। एज ए रिजल्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल भी एक्साइट हो जाएगा, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स चला गया है वो फेरिडॉक्सिन लेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो हमने अब तक पढ़ा, और वो पहुँचे थे प्लास्टोसाइनोन के पास, और फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, भाग गया है बाहर, इजेक्ट हुआ है, इसलिए ये प्लास्टोसाइनोन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड क्लोरोफिल ए ले जाएगा, वो उनको रिसीव करेगा ताकि वो वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाए, स्टेबल स्टेट में। फिर से रिपीट वही होगा कि लाइट फिर से पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स फिर भाग जाएंगे, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई आती रहेगी। तो जो एक बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो कंटिन्यूसली आगे चल रहे हैं, वो वापस साइकिल होके वापस नहीं आते, वो चलते जाते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। फोटो सिस्टम फर्स्ट से वो फेरिडॉक्सिन लेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर जो है विटामिन के की कुछ फॉर्म्स हैं, इसके अलावा आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं, FeSX, FeSA, FeSB। यहाँ पे अगर हम ये डिटेल में देखें, यहाँ पे जो फोटो सिस्टम फर्स्ट से हैं उसको फिर फाइलोक्विनोन, वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फाइलोक्विनोन ले जाता है, ठीक है। वो विटामिन के की एक फॉर्म है। फाइलोक्विनोन से फिर आयरन सल्फर X प्रोटीन, आयरन सल्फर A प्रोटीन, आयरन सल्फर B प्रोटीन, और फाइनली फेरिडॉक्सिन, ये हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भाग गए हैं, वो पहुँच जाते हैं विटामिन K0, या उसे हम A0 भी लिखते हैं, एक्चुअली वो विटामिन के की एक फॉर्म है, ठीक है। तो फाइलोक्विनोन के पास पहुंच गए हैं। फाइलोक्विनोन से वो आयरन सल्फर FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन X, फिर इसकी ही और एक फार्म है आयरन सल्फर प्रोटीन A, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन B। उसके बाद वो वहाँ से फेरिडॉक्सिन के पास चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फाइनली फेरिडॉक्सिन के पास पहुँच चुके हैं, ठीक है। फेरिडॉक्सिन से ये फेरिडॉक्सिन NADPH रिडक्शन कॉम्प्लेक्स, FNR जो यहाँ पे लिखा हुआ है, FNR
एक्चुअली FNR का मतलब है फेरिडॉक्सिन NADPH रिडक्शन कॉम्प्लेक्स या रिडक्टेज। ठीक है, इसका ये नाम क्यों है? क्योंकि फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लिए जाएंगे, वो NADP को दिए जाएंगे, साथ ही में वो प्रोटॉन्स उठाएगा मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स की तरफ है। ये जो अब ये लास्ट स्टेप है ये मैट्रिक्स की तरफ है, मैट्रिक्स में होने वाला है। ठीक है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे ही, लेकिन मैट्रिक्स की तरफ, स्ट्रोमा की तरफ। तो क्योंकि स्ट्रोमा में प्रोटॉन सप्लाई अच्छी है, उसमें हमने देखा था कि कुछ अंदर उठाए गए थे, तो यहाँ पे जो है स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स लेके फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेके ये फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, ये NADP को कन्वर्ट करता है NADPH प्लस H पॉजिटिव में। यहाँ पे NADPH लिखा हुआ है, लेकिन जब हम डिटेल में देखेंगे एक्चुअली रिएक्शन क्या है इसमें जो है NADP पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स मिलते हैं, एज ए रिजल्ट वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH यानी रिड्यूस्ड फॉर्म प्लस H पॉजिटिव में। ठीक है, तो रिडक्शन हुई है NADP की और NADPH बना है। ठीक, साथ ही में क्या हुआ है इस सारी प्रोसेस के दौरान बहुत सारे प्रोटॉन जमा हुए हैं अंदर ल्यूमिन में, कंसंट्रेशन बढ़ गई है। वो प्रोटॉन जो हैं एक ही जगह पे बाहर आ सकते हैं, वो है ATP कम्प्लेक्स। ATP सिंथेस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक स्टाक है उसमें बेस। ठीक है, उसको हम F0 कहते हैं, F0 यानी फैक्टर 0, इसको हम कभी कभी ATP सिंथेसाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो ये है इसका F0 और ये है इसका F1 हेड। तो ये जो ये टेल है इसकी, ये इस ल्यूमिन में, इस मेम्ब्रेन में लगी हुई है, इसके अंदर हॉलो स्पेस है, उससे ये प्रोटॉन्स बाहर की तरफ जाते हैं। जब ये प्रोटॉन्स अंदर से बाहर आ रहे होते हैं अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि ये अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहे हैं, तो ये विथ एनर्जी बाहर निकलेंगे। तो उस एनर्जी से ये ATP कॉम्प्लेक्स का जो हेड है ये एक्टिव हो जाता है, ये ADP पे ऐड करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और हमें ATP मिलता है स्ट्रोमा में। इस तरह हमें इस प्रोसेस में NADPH भी बना और ATP, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकले थे वो कभी वापस नहीं आए, वो फाइनली यहाँ पे यूज़ हुए, इसलिए इसको हम फास्फोराइलेशन तो कहते हैं, लेकिन नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में NADPH भी बना है और ATP भी बने हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगली क्लास में हम साइक्लिक फास्फोराइलेशन देखेंगे। थैंक यू।